welcome to the 4th edition of World Health and Wellness Fest. When we talk of wellness, तो ये थोड़ी दिल की बात होती है और आज हम देख रहे हैं स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। मैं आपको एक बार पुनः इंट्रोड्यूस कराती हूँ डॉक्टर सुधीर भंडारी जी से, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम्स के प्रिंसिपल डायरेक्टर रहे हैं, फ़िलहाल प्रो वाइस चांसलर हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के। तो डॉक्टर साहब, आज के सत्र में मैं आपसे हमारे सभी ऑडियंस के लिए और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानने का प्रयास करूँगी, जैसा कि इस सत्र का टाइटल है हार्ट फेलियर इन यूथ, ये क्यों हो रहा है। पहले हम समझते थे और सुनते थे कि बड़े उम्र के लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। First of all, I thank you very much for having invited me. Especially thanks to organizers for having chosen such a wonderful topic, heart attack in young. Especially the children who are sitting here, I would like to ask you one question. Are you aware what is heart attack is? Anyone can raise hand? Children, are you aware what heart attack is? It's not that when your girlfriend or boyfriend breaks your heart. There's something to beyond that. I would like to talk to you, dear children. जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, एवरेज लाइफ स्पैन हमारा था 49 ईयर्स। आज एवरेज भारतीय का लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स एंड प्लस। Our grandparents and parents are 80 plus. WHO ने ओल्ड एज का डेफिनेशन चेंज कर दिया है, दे कॉल 84 प्लस। अगर आपने सुना होगा, मैं थोड़ा सा प्रियम्बल इसलिए बताना चाहता हूँ कि यू शुड नो व्हाई डू वी टॉक अबाउट हार्ट अटैक्स इन यंग। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय यू मस्ट हैव हर्ड, यू आर चिल्ड्रन बिफोर यू आर बॉर्न, बट द एल्डरली यू आर सिटिंग हियर, देयर यूज्ड टू बी इश्यूज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस। उस समय लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं हुआ करती थी। आजकल we don't hear those diseases, we see the lifestyle diseases. I'm sure intelligent children who are sitting here must have seen your parents and grandparents taking medicine for blood pressure, taking medicine for diabetes, taking medicine for heart problem, taking medicine for other kidney issues, etc. These are known as lifestyle diseases. इसमें सबसे जो चिंताजनक होती है वो होती है हार्ट की प्रॉब्लम्स, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यंग हार्ट अटैक्स इन अवर कंट्री। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, कुछ 3-4 नाम बताए थे, आपने देखा होगा कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, दोज हु आर कीपिंग द ट्रैक ऑफ इंटरनेशनल एथलीट्स, दे वर बिग एंड फेमस एथलीट्स लाइक लेविस एंड मार्क, who are basketball and football players at the age of 26 and 28 in America. They died of young heart attacks while playing. अतः ये जो हार्ट अटैक जो कि पहले 60 और 70 ईयर्स की एज पे होता था, आजकल यंग एज पे होने लगा है। वेरी पिकुलियर सिचुएशन इन आवर कंट्री। भारत में जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, वो विदेशों से, वेस्टर्न वर्ल्ड से 10 से 15 साल एडवांस में होती हैं। अगर एवरेज हार्ट अटैक, दिल का दौरा जिसको बोलते हैं, उसकी लाइफ अगर 40 साल यूरोप और अमेरिका में है, तो भारत में 25 से 30 में भी उसी इंसिडेंस में दिल का दौरा पड़ने का रिस्क रहता है। बिकॉज ऑफ सो मेनी जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक रीजंस, भारत इज वेरी प्रोन टू हैव अर्ली लाइफस्टाइल डिजीज, और हार्ट अटैक भारत में अधिक होता है। इसके कई कारण हैं जो मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन इसमें एक रीसेंट वर्ल्ड पैंडेमिक हुआ था जिसको कि हम कोविड के नाम से जानते हैं। उसके बाद यंग हार्ट अटैक भारत में बहुत अधिक होने लगा है। काफ़ी डिटेल में बताया इसके बारे में। तो अब उत्सुकता ये होती है कि सर हम ये जान पाएँ कि क्या मैं या यहाँ हॉल में बैठा कोई जना या हमारे प्रियजन, क्या वी आर एट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक? इफ वी आर, अगर है तो हम कैसे पता लगाएं? भारत में 10 से 15 साल पहले दुनिया के दूसरे देशों के हिसाब से हार्ट अटैक्स होता है। हमें इसको बहुत ध्यान रखना है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, और उसको कितना एब्रप्टली अटेंड किया जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई हैव नेक्स्ट स्लाइड?
This is a very interesting thing. I'm sure children, you would love to know, you like to visit and settle in those countries which is the lowest incidence of heart problem. These are countries like Japan and South Korea, and there are many islands in the Japan where a man lives for 100 plus years, and probably this is the food habits. They take big quantity of fishes which contains omega-3 fatty acid. I'm sure the students sitting of science would know what omega-3 fatty acids are there. And उन लोगों का फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट डाइट में बहुत कम होता है. While European and American countries have very high incidence of heart attack, while countries like Japan and South Korea have the lowest incidence of heart attacks. If you Google, you'll come to know that people living beyond 100 years are highest in Japan. Next. Now, what are the personality profile and what are the common signs and symptoms of heart attack? That's very important. There are two types of people you come across. One is a happy go merry around, another is a stressed out. Stress is one of the biggest reasons for heart attack. Small children, I like to share with you, जिन लोगों का सर्कैडियन रिदम गलत होता है, उदाहरण के तौर पे जो रात में वर्क करते हैं, दिन में सोते हैं, जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है, they have no breaks in between, they have a irritable and difficult working conditions, they are known as type A personality and they are more prone to have stress in the heart. Secondly, हार्ट अटैक एक ऐसा चीज़ है जिसमें चेस्ट में पेन होता है. आई वुड लाइक टू एल्डरली ऑडियंस सिटिंग हियर दैट दीज डेज चेस्ट पेन इज़ ए गॉन स्टोरी. चेस्ट पेन होता ही नहीं है. द नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक आर थोड़ा सा चलने से सांस भरने लगता है, थोड़ा सा चलने से पसीना आने लग जाता है, थोड़ा भी एक्सर्शन करने से दांत में दर्द होने लग जाता है, आपको नोजिया और उल्टी होने लग जाती है, थोड़ा भी एक्सर्शन करने से आपको नेक और बैक पेन में होने लग जाता है. सो देयर आर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम बट वन केविएट दैट कोई भी लक्षण अनरिलेटेड टू हार्ट अगर वो एक्सर्शन करने से आता है, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. तो चिल्ड्रन, इफ यू फाइंड योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स हैविंग सम इश्यूज दैट दे अवॉइड climbing, they avoid walking because of some discomfort they have, we should always tell them to get them checked up with the doctor, which is very important. Now, just before sir you move forward, I think आपने बहुत अच्छे से asymptomatic चीज़ों को explain किया and I think we've made a note of that. हम सभी ने note भी किया कि किस प्रकार एक routine chest pain होना या left arm में दर्द होना या बहुत ज़्यादा पसीना आना, तो एक सर एक गोल्डन आवर या वो उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. So, as men said, everyone sitting here, especially children, you should know, if there is any non-specific symptom, if your parents and grandparents have a complaint of घबराहट and pasina, always remember, two simple words I am using, घबराहट and pasina, keep a high index of suspicion of cardiac problem, force them to go to hospital as early as possible. So don't wait for chest pain to happen. Simple घबराहट and pasina आना is a sign that they could be impending heart attack. मैम ने बोला what is a golden period? First 3 to 4 hours are the golden period. अगर उसमें आपका इंटरवेंशन किया जाता है तो परमानेंट डैमेज नहीं होता है. तो कभी भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक मीन्स आप जानेंगे जिसको कि लकवा बोलते हैं. इफ दे आर अटेंडेड विद इन 3 to 4 hours, दे आर मेजर्स बाय स्टेंटिंग एंड द कैथेटराइजेशन, दे आर जस्ट टेक्निक्स. बट आप तो इतना ध्यान रखें कि अगर 3 से 4 घंटे में इस इशू को एड्रेस किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते. अदरवाइज कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस फेटल भी हो जाते हैं. तो दीज आर द एक्सप्रेशंस. ए चेस्ट पेन इज द मोस्ट सीवियर पेन. जस्ट फॉर योर नॉलेज, 3 तरह के पेन को सबसे सीवियर मेडिकल प्रोफेशन में माना जाता है. वन इज लेबर पेन. व्हेन ए लेडी डिलीवर्स, दैट इज द मोस्ट पेनफुल कंडीशन. सेकेंड इज पेन ऑफ पेंक्रेटाइटिस. एक बीमारी होती है जो अल्कोहल अधिक होने से या गॉलब्लैडर स्टोन होने से पेट में पेंक्रियाज नामक एक ऑर्गन होता है, उसका दर्द भी बहुत अधिक पाया जाता है. एंड थर्ड इज अ चेस्ट पेन ऑफ द हार्ट अटैक विच इज़ द मोस्ट सीवियर पेन. तो अगर आपको किसी का एक्सप्रेशन इस तरह का भी लगे और अगर पसीना और घबराहट मिले, वी शुड ऑलवेज बी वेरी इंटेलिजेंट टू टेक केयर फॉर इम्पेंडिंग कार्डियक अटैक.
Your question here rightly says, can stress, tension, anxiety contribute to heart attack? And the pictures are self-revealing. आपकी slide बहुत ही impressive है sir. तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें briefly बताइए कि stress और heart attack, how are they related to each other? ट्रूली स्पीकिंग, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बॉडी में एक तरह का केमिकल हार्मोन बढ़ाती है जिसको कि कॉर्टिजोल बोलते हैं. आई एम श्योर फ्यू चिल्ड्रन ऑफ फॉर साइंस बैकग्राउंड दे वुड नो, एंड दैट प्रीडिस्पोजेस टू मैनी ऑफ द acute cardiac attacks. In fact, in a lighter way, I would share a joke. In medicine, we have a joke that stress and tension can give rise to every possible disease, from stroke to heart attack to blood pressure to asthma to diabetes, except pregnancy. So that's the way you need to be very careful. We never heard the stress word till we passed out, but I can hear my 11-year-old granddaughter comes, I'm under tension. The 5-year-old girl comes, I'm in a tension. There's a stress of competition, a stress of marks, a stress of not being selected, a stress of so many things. So I think one should try to avoid stress, and which is very common in the competitive world of the corporate nature. So we need to be very careful. So silent attack, I think we've already spoken about. Would you like to elaborate a little bit more? Yes. These are the symptoms of heart attack, and they are the silent symptoms, and you should be very careful. The lady had a pain abdomen with the nausea. There could be simple headache and fainting attack. Someone is not feeling well, total lack of energy. Someone is absolutely drained out. So there could be a lot of non-specific symptoms of acute heart attack, and you should be very careful about it. If someone suspects a heart attack, what are the immediate steps to manage the situation? Yeah, this is for children, you to learn. You may be on holiday, you may be on. I have my distinct memories when I was an undergraduate medical student. We were in a inter-medical sports meet at Hyderabad. In an audience, one of the guys fell down, and we knew how to resuscitate him. So every child need to resuscitate. You can do a great job to a passerby, to a neighbor, or to your parents, that how to resuscitate. You need to press chest, you need to give mouth-to-mouth breathing, and I'm sure I would recommend that it should be integral part of resuscitation training to all the students in a school, because they could be able to save the life. Yeah. Second, if anyone has any uneasy feeling, forget about heart attack. Patient is perspiring and patient is uneasy, घबराहट or palpitation, make him lie down and raise the leg. By raising the leg, you raise the blood pressure and more blood flows to the heart and the brain. So अगर आपको कोई भी व्यक्ति मिलता है, इवन अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं और फ्लाइट में अगर आपको कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल है, उसको घबराहट और पसीना हो रहा है, उसको आप वॉक वे में उसको लेटा दीजिए, उसका पाँव ऊपर कर दीजिए, probably you will see that the patient settles down. And so the role of aspirin that you have recommended. Now this is very important. एक दवाई होती है जो ब्लड क्लॉट को होने से बचाती है. आप लोगों ने नाम सुना होगा, हर घर में एस्प्रिन मिल जाती है. यू शुड नो अबाउट इट कि कभी अगर डाउटफुल कंडीशन हो तो उसको एस्प्रिन की फुल टैबलेट एक आप पानी में घोल के दे दीजिए. हार्ट अटैक नहीं भी है तो चलेगा, बट अगर हार्ट अटैक है तो वो लाइफ सेविंग साबित हो जाएगा. I think this suggests, as we move to the next slide, क्या हम सर आपसे पूछना चाहेंगे, हर किसी को, हमारे जैसे लोगों को अपने पर्स में या स्टूडेंट्स को अपने बैग में एक एस्प्रिन रख के चलना चाहिए? Truly speaking, talk to your known doctor, but 2-3 types of pills should always be there in your travel kit. Aspirin, and there are some medications to be put under tongue when there is a suspected heart attack. So I think everyone should know that some pills, including aspirin and other pills, should be in your emergency or the travel kit when you travel in your office, schools or corporate places where there is emergency can happen. You should always be there. Now the question comes about ECG. तो सबसे पहले हार्ट हेल्थ को सही है या नहीं पता करने के लिए उसका सिनोनिम ECG है. साहब ECG करा लीजिए, ECG ठीक आता है तो हम मानते हैं हमारा दिल सही धड़क रहा है. वो एक मिथ है, शायद डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे कि हम सिर्फ एक अच्छा नॉर्मल ECG लेकर और खुश होकर ना बैठ जाए. खुश तो होइए, that will take care of your heart health of course, but how to relate it to your heart health? ECG is a wonderful test for heart attack.
ये जितना अच्छा टेस्ट है उतना डिसेप्टिव भी है। आपने देखा होगा लेफ्ट में जो ईसीजी है वो नॉर्मल है, राइट में ईसीजी हार्ट अटैक को बता रहा है। शुरू में ईसीजी में भी persistently normal, I use the word persistently normal in spite of patient having heart problem. So आप पेशेंट के सिम्टम्स और लक्षण को ज़्यादा वेटेज दें, नॉर्मल ईसीजी को वेटेज कम दें। इस स्थिति में हमें कई बार सीरियल ईसीजी रिपीट करने पड़ते हैं, वो आप जरूर करवाएं और देखें। सो नॉर्मल ईसीजी इज़ गुड बट इट इज़ नॉट रूलिंग आउट 100% कार्डियक अटैक, और पेशेंट के सिम्टम्स को आप लॉट ऑफ वेटेज दें एंड यू नीड टू रिपीट द ईसीजी एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर, कोविड के बारे में आपने शुरू में भी बताया था और हम सभी इस बात को अनुभव कर रहे हैं। आप सब जो यहाँ बैठे मेरे साथ में, कोई ना कोई इंसिडेंट्स हमारी फैमिली, नोन, फ्रेंड्स, नेबर्स में ज़रूर ऐसा हमारे जानने में आता है कि उनको कोविड हुआ था, अब हार्ट अटैक भी हो गया, कोविड हुआ था तो डायबिटीज़ हो गया, जो कि कोई पहले हिस्ट्री नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इसको थोड़ा समझाएं सर, और हम कैसे इसको हैंडल करें। You are absolutely correct. COVID was a world pandemic. COVID was a world medical emergency. COVID was not a singular pandemic. COVID was a twin pandemic. Twin pandemic, when I say, there was a new onset of diabetes, new onset of cardiac attacks and stroke. आपने सुना होगा कोविड 3 वेव्स में आया था। फर्स्ट वेव वॉज अल्फा वेव, सेकेंड वेव वॉज डेल्टा वेव, थर्ड वेव वॉज ओमिक्रॉन वेव। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को सेकेंड वेव में कोविड हुआ था, एवरी पर्सन इररेस्पेक्टिव एज शुड गेट ए कार्डियक एलिवेशन डन। सेकेंड वेव और डेल्टा वेव के बाद यंग हार्ट अटैक्स आर वेरी कॉमन। अतः मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों को सेकेंड वेव में कोविड हुआ था वो अपना कार्डियक एवोल्यूशन जरूर करवाएं। ऑल्दो ऑल द 3 वेव्स में भी कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस अधिक होते थे, बट सेकेंड वेव वॉज स्पेसिफिक। लास्टली जो थर्ड वेव हुआ था, ओमिक्रॉन वेव, उसमें ब्रेन फॉग बहुत होता है। ब्रेन फॉग मीन्स आदमी फ़ोन उठाता है, भूल जाता है मैंने किसको फ़ोन करने के लिए उठाया। यू कॉल योर डोमेस्टिक हेल्प एंड यू फॉरगेट व्हाट डिड आई कॉल फॉर। यू कॉल अप someone and you forget it like that. So if you have such mental changes or cardiac symptoms, I think you should always get yourself examined if you had a history of COVID. Now taking a view on the health aspects, आजकल सभी लोग जिम जाने लगे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिम जाकर ही हम हार्ट अटैक को इनवाइट कर ले रहे हैं। सर, कुछ क्वेश्चंस हैं और जो टाइम हमारे पास है उसमें मैं एनर्जी ड्रिंक्स का कितने घंटे हमको सोना चाहिए ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकें, कौन सा तेल हम रसोई में काम में लें, और इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत आजकल बज़वर्ड है। सर, इन सब को बताकर आई थिंक वी विल हैव टू विद योर लास्ट वर्ड्स वाइंड अप द सेशन। I think I'll quickly answer all your question and close it down. Yes. There has been lot of acute cardiac episode in gym. Especially gymming is need of hour. Gymming is a way of life these days, and young people without getting their assessment join the gym. Secondly, I would be very humble to express myself that trainers have an aptitude to reach to the maximum exercise capacity, which is not a right way. You should assess the physical abilities of the person. You should look for the comorbid conditions. You should look for the history of COVID, diabetes and hypertension. You should look for the history of cardiac problem at home, and the aptitude of reaching to the maximum physical fitness should not be immediately tried upon. ये बहुत आवश्यक है कि जो लोग रेगुलर जिमिंग शुरू करना चाहते हैं वो अपना एक कार्डियक एवोल्यूशन जरूर करवाएं। जो लोगों को कोविड हो चुका है उनके लिए तो जिमिंग ज्वाइन करने के पहले कार्डियक एवोल्यूशन इज अ मस्ट, बिकॉज जिमिंग गिव्स राइज टू मल्टीपल रिस्क। एक मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, आई थिंक यू शुड गो बैक एंड रीड टुडे, देयर इज अ सर्कैडियन रिदम इन द मेडिसिन। फॉर एवरीवन सिटिंग हियर इन देयर नॉलेज, मैक्सिमम हार्ट अटैक्स होते हैं सुबह 6 से 8 बजे के बीच में। मैक्सिमम स्ट्रोक होता है सुबह 6 से 8 बजे के बीच में। मैक्सिमम अस्थमेटिक अटैक होते हैं सुबह 4 से 8 बजे के बीच में, और मैक्सिमम एपिलेप्टिक अटैक होते हैं सुबह 4 से 8 बजे के बीच में। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे अधिक स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक, लकवा और हार्ट अटैक सुबह 5-6 से लेकर 8 बजे तक होते हैं। अतः दैट इज़ अ टाइम ऑफ जिमिंग।
That is a time for physical activity. That is a time for walking and exercise. So there is a dual. There is a metabolic risk at morning because of the circadian rhythm and the hormonal excess cortisol, etc. ये साइंटिफिक है, बट मैं कंक्लूड करना चाहूँगा द मेटाबॉलिक रिस्क ऑफ ऑल दीज अटैक्स इज हाईएस्ट इन 6 to 8. और उस समय जब आप फिजिकल स्ट्रेन करते हैं तो हार्ट अटैक्स इन जिम इज़ वेरी हाई, एंड हेंस वन नीड टू हैव वेरी गुड प्री जिम कार्डियक असेसमेंट. वो आप जरूर कराएं, एंड वन नीड टू बी वेरी केयरफुल. आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा. दे आर द पीपल हु कम. डॉक्टर साहब, जब हम वॉक पे जाते हैं सेंट्रल पार्क में, I have a burning here. The moment I come home, the burning is over. My wife forces me to go for a walk, and that burning is nothing but a variant of angina. That burning is nothing but a kind of a hidden heart disease, and he is taking antacids and all kind of things. So remember, bottom line, कोई भी symptom, specific or non-specific, अगर आपका exertion से related है, please share with everyone to sort it out. So that doesn't say that you shouldn't I'll go just for morning walks. And drinks, ma'am said, is a Yes. fashion, not good. They have lot of chemicals. The protein powders, which are fortified with testosterone and many chemicals, which are not good. So I think they should be always totally medically supervised. Taking whey proteins fortified with testosterone, many chemicals, Red Bull, there are so many recommendations, but truly they are not medically recommended, and you need to be very careful about it, and you need to, there's a very important thing. You order Swiggy and Zomato are the way of life. You don't know what kind of oil is being used. One thumb rule, any oil which is second time boiled has all the carcinogens. Carcinogens are the chemical Leading which to causes cancer, and they cause atherosclerosis, blockade of artery. So even when someone is making pakoras or samosa, you go to a shop and you are thinking that the oil has become black, probably that is the oil responsible for cancer and the cardiac or the brain vessels blockade. You have to be very careful about it. A So what thumb should- rule I will tell you, जो भी oil फ्रिज में रखने से अगर लिक्विड रहते हैं, you can use them. They are polyunsaturated oil. For example, olive oil, avocado oil, they stay liquid even in the fridge. They can be safely used. All those oils which gets frozen, like coconut oil, which is very risky, which is high polysaturated fat. The groundnut oil, you can use it, but it's also a very high saturated fat. तो आप तो ये ध्यान रखें, जो भी ऑयल फ्रिज में लिक्विड रहता है और जो भी ऑयल फ्रिज में गेट फ्रोजन, डोंट यूज देम. Avocado and olive oil. Olive maybe you have to be very careful. Which are the oil to be heated? Which are the cold compressed oil? So you need to be सर बहुत घर में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, उसके बारे में आपका क्या? Mustard oil is a very good. In fact, 1/3 oil consumption in our diet should be mustard oil, and 2/3 could be avocado. You could be olive oil. You could be you can have this canola oil. You can have sunflower oil, sesame oil, avocado. Coconut is not a great oil. It has a lot of saturated fat. Then you can have a flaxseed oil, Flax seeds and but sesame, 1/3 these are should good. be. You can have that, which is very important. Sir, ghee was considered to be So one of olive, the avocado, pardon? one. Before you proceed further and we conclude also, sir, हमारे यहाँ पर घी का प्रचलन और देसी घी का प्रचलन, उसको बहुत टाइम तक वेस्टर्न वर्ल्ड ने विलन बताया. अभी आपका क्या कहना है, क्या देसी घी काम में लेना चाहिए? 1/3 तो हम I'll tell ये you that. ऑयल लेंगे जो कि जमते नहीं है फ्रिज में, बाकी हमें क्या करना है 2/3? डेली जितना भी आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है, उसका 10 to 15% फैट से आना चाहिए, 20% प्रोटीन से आना चाहिए, और 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए. सो आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट प्रोटीन एंड देन द की क्वेश्चन. वंडरफुल. अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है. सो यू शुड टेक अराउंड 40 to 50 grams ऑफ प्रोटीन. Fat, 1 gram of fat gives you 4 calories. I again repeat, 1 gram of fat gives you 4 calories. If your daily requirement is 2000 calories, your daily contribution of fat to the calorie should be 300 calories per day. So अगर आप 1 से 2 या 2.5 चम्मच घी लेते हैं, which is not bad, because 1 teaspoon of ghee
if you take, it gives you 5. 1 tablespoon of ghee gives you 15 grams of fat. So even if you take up to 2 tablespoons of ghee in the form of sabji, dal, etc., there are no problems at all, But provided beyond you are that- physically active. So 2 tablespoons of ghee up to 30 grams a day, giving up to 150 to 200 calories by fat is not detrimental. But if your contents of the fat are more, then probably it leads to a disease known as atherosclerosis, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमना बोल देते हैं. So 20% कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आना चाहिए, 15% आपका घी से आना चाहिए. उसमें घी इज नॉट बैड, बट द पॉलीअनसैचुरेटेड फैट इज गुड, प्योर घी इज गुड. द जिसको हम डालडा बोलते हैं, जो रिफाइंड घी Vegetable बोलते हैं, oil which है, gets refined घी है. उनको It's not यू good. शुड अवॉइड इट, विच इज वेरी. तो सर ऑयल में भी रिफाइंड को वी शुड प्रोहिबिट, आई थिंक ऐसे सब कहते हैं आजकल कि रिफाइंड ऑयल पे जाना चाहिए या नहीं. No, you can take the refined oil, but it should be refined oil to the extent that it should not be over-consumed. Okay. You can take the refined oil, but yes, the consumption should not be more than 2 tablespoons a day. So limit which is your consumption, choose the right oil, But always let it remember not freeze. the 1/3 mustard oil and 2/3 any of the Any other other oil, of the which oils is the of best fat. combination for you to take. So the buzzword we come to intermittent fasting. Is it good, bad, ugly? Tell us, sir. What should we do about intermittent? Fasting is good as long as you monitor it adequately and it brings about the weight reduction. Intermittent fasting is done for weight reduction, but it has to be monitored adequately and it should be under total monitoring, and it helps in the reversal of diabetes. It helps in bringing down the BMI और ये आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को मेल्ट आउट करती है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग अंडर सुपरविजन is good, but yes, for school going children and for studying children, intermittent fasting takes away the concentration and ability to memorize. So you should be very careful. It should be very balanced. but Thank well you for this recommended. information, For sir. for women, you need to be very careful about that. All these oral contraceptive also predisposes to the blood clot formation, and in young women who are dependent on oral contraceptives, probably they need to be very careful about. Sir, this as well. alcohol and along with that the binge drinking. And with that we come to your last slide, sir. Alcohol is contraindicated. In fact, alcohol is the biggest risk for cirrhosis of liver and cardiac attacks. In fact, it is all the more for women. But what happens, it is just like that. 10 people drive with a speed of 200 km per hour. Nothing happens to 8. But if happens to 2, it is fatal. So truly speaking, it has to be very limited, because it not only affects the heart directly, ये metabolic issues create करता है. It affects the liver. It leads to the high triglyceride. It leads to the low HDL. It leads to the high LDL. There are a lot of metabolic complications created by alcohol, which are detrimental to heart. If at all one wants to continue alcohol, I think it should be minimal. 1 peg or 2 peg, not more than once or twice a week, which is very difficult to control. So this is not a prescription, let me tell you. This is just informative. Be informed about it. No drinking is the best way to keep healthy. So another important thing is that the preventive cardiac workup is very important, and everyone should go for preventive cardiac workup. It is very important, and especially you have these things. If you are overweight, you have been smoking, you are physically inactive, your alcohol consumption is stress, probably it is very important to go for the preventive cardiac checkup. Next. Another very important thing, if you see children, your parents or grandparents snoring, अगर आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट को खराटे लेते हुए देख रहे हैं, प्लीज टेल देम टू गेट देयर कार्डियक वर्कअप डन. खराटे लेना, स्नोरिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर हार्ट अटैक और द स्ट्रोक इन एल्डरली. नेक्स्ट. अनदर फॉर चिल्ड्रन एंड मिडल एज ग्रुप, आप जैसे ही हाई एटीट्यूड पे जाते हैं, यू गो फॉर ट्रैकिंग, वहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है and heart is forced to pump higher and higher, which is equally valid for younger children. Why?
ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हार्ट एज ए इंक्रीज हार्ट रेट. At the same time, children don't perceive the risk and they continue to climb up and continue to travel to a position of low oxygen level. So, अगर आप high altitude पे जाते हैं, you have to be very careful and very protective about cardiac. High altitude पे थोड़ा सांस का दिक्कत भी होता है, इसका एक particular protocol of treatment होता है, you should talk to your doctor. Next. Every diabetic patient is a potential cardiac patient. I again repeat, every diabetic patient is a potential cardiac patient. Diabetes and heart attack goes hand in hand. Hence, it is a must for every diabetic patient to have a cardiac evaluation, which I'm sure children you should remember. If your parents and grandparents have a diabetes, make sure that they get a cardiac checkup done. Next. What is suggestion to younger children? It's a very important question. I think just educate yourself to stay healthy. Consume lot of fruits which has a lot of antioxidant. Consume lot of dry fruits which has antioxidant good for memory and concentration. Avoid fatty food. Avoid fast food which has lot of cheese, ghee, oil. And there is no point in taking precaution after the age of 40 to 50 years. The chemical and metabolic changes in body starts from 15 years onwards. So I think you are at the right age to be careful and you need to be very happy and stress-free. Next. This is just a, I'm sure a student will know, ये जो yellow दिख रहा है, this is a normal channel and yellow is a cholesterol which get deposited and blocks your blood channels. Next. I think this is a very important physical activity and I think Dhakaram ji will be very with happy that in the to see morning, this. yeah. This slide is 7 really meant o'clock for Dhakaram. today, especially. So, I think this is the best way Yeah. to prevent the cardiac complication. Next. Final message to the audience, sir, especially the younger generation. You have to stay very happy, be very careful about your food habits, abstain for all the addictions, especially alcohol and any kind of addiction. Be very physically active and probably be very knowledgeable that what are your symptoms because you can help society also. I think that's the way That's you really need to know the basic knowledge about all the cardiac symptoms and how you can help society and your family members.